नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। 15 अक्टूबर को है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। अपनी और अपनों की सेहत की सलामती चाहते हैं तो जान लीजिए, हाथ धोना है बेहद ज़रूरी। इसीलिए हाथों की धुलाई भी और कड़ाई भी दोनों ज़रूरी हैं। इस सामान्य ज्ञान के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बहन जी, प्रधानी का चुनाव लड़ी, कितना पैसा खर्च हो गया? हुए हैं मेरे ज़्यादा हो गए, 2-2.5 लाख रुपए हो गए खर्चा। 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो गया। भाई साहब जयपुर में मैकेनिक हैं। जी हाँ। 2-2.5 लाख खर्च होगा। अब ये वापस कैसे आएगा? इतना पैसा लग गया है? काफी खर्चा हो गया। 2-2.5 लाख तो ठीक ठाक रकम होती है। अब ये वापस कैसे आएगा इतना पैसा? अब इस पैसे तो वापस आएंगे, चाहे वो क्या नाम है, भूल और गई मैं। पैसे तो आएंगे वापस, उसमें कहाँ से तनख्वाह आएंगे? में आएंगे। तनख्वाह कितनी मिलती है प्रधान को? तनख्वाह की अभी हम लोग ने वो लगा रखा है, वो हम लोग ने उनको वो दे रखा है, ज्ञापन दे रखा है हम लोगों ने कि 3500 की जगह 35,000 किए जाए हम लोगों को। 3500 महीना है? हाँ, 35,000 किए जाए हम लोगों के। 3500 से सीधे एक जीरो बढ़ा के 35,000। हम लोग ये तो आपकी मांग है, पता नहीं पूरी हो ना हो। होएगी क्यों नहीं। हम लोग कम से कम 15-20 प्रधान थे इकट्ठे, सब लोगों ने दिए हैं। तो मान लीजिए पूरी नहीं होती तो आपका ये इन्वेस्टमेंट कैसे वापस आएगा? अब वो तो जाते हैं तो चले ही जाते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। ये तो आपके 3500 के हिसाब से हमारे 42,000। 2.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, और जो जिन लोगों ने प्रधानी लड़ी है उनके तो कम से कम 30-40 लाख रुपए खर्चा हुए हैं। इसी पंचायत जी में? हाँ, इस पंचायत में नहीं, बाकी पंचायतों की बता रहे हैं, उनकी बता रहे हैं। हम लोग तो मीडियम साइज के हैं। उन लोगों के पैसे कैसे लौटते हैं? अब तो वो उन लोग को पता होगा कैसे लौटेंगे। इसीलिए तो अब आपसे बात कर रहे हैं, तो आपसे पूछा बहन जी, कैसे लौटेगा ये 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट? इतना खर्चा हुआ प्रधानी में, हैं? बताइए भाई साहब, 2-2.5 लाख रुपया खर्चा हो गया। अब ये कैसे मैनेज? ये तो मैडम ही बता सकती है, हम क्या बता सकते हैं। अरे तो आपसे तो सम्मति करके लिया होगा ना पैसा, तब दोनों लोगों का साझे में होगा ना। भाई हम तो जनता के लिए खड़े हुए हैं, पैसे के लिए खड़े नहीं है। अरे लेकिन अपनी जेब से पैसा तो लगा वो तो आएगा तो कहीं ना कहीं से तो सेटलमेंट होगा। कहाँ से, यही तो समझना अब चाहता अभी मैं क्या बता सकता हूँ। मैं दरअसल ये एक्चुअली आपके लेवल बात नहीं है, किसी पंचायत के लेवल की बात हो। सब जगह ये बात है कि चुनाव इतने महंगे होते जा रहे हैं, आदमी जेब से पैसा लगा रहा है तो कहीं से तो रिटर्न लेता होगा ना। कहीं ना कहीं से तो सेटल होएगा ही। हाँ, अब ये कितना? कोई 10%, बता सकता है कि 20% किस चीज़ कितना में चलता कितना, है? किस चीज़ में, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। तुम्हें कैसे पता? प्रधान तुम हो? प्रधान नहीं सर, पता है, जानकारी है। तुम लड़े तो प्रधान वो हैं। प्रधान के अंडर में है ना, इसलिए मुझे पता है। अगर आप इस रिपोर्ट को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहां आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मजेदार व्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं lt.chunav@gmail.com पर। आज दुर्गा नवमी है, यानी नवरात्र का आखिरी दिन। नवरात्रि में 9 दिन देवी के 9 रूपों की पूजा होती है हमारे यहाँ। अन्याय के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक के तौर पर देवी की शक्ति को पूजा जाता है। आज हम भारत की उन 9 महिलाओं की शक्ति की बात करेंगे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई या कड़े संघर्ष से गुजरकर देश का मान सम्मान बढ़ाया। पिछले नवरात्र से इस नवरात्र तक साल भर में जिन महिलाओं ने अपनी शक्ति से सुर्खियां बटोरी हैं, हम उनकी बात करेंगे। पहला नाम है सीमा ढाका, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल, जिन्हें पिछले साल नवंबर में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनाया गया। एएसआई हेड कांस्टेबल रहते हुए सीमा ढाका ने सिर्फ 2.5 महीने में 76 मिसिंग बच्चों को ढूंढ निकाला था। देश में हर रोज़ करीब 200 बच्चे गायब होते हैं, इनमें से ज़्यादातर नहीं मिल पाते। हम जानते हैं कि पुलिस के लिए भी ये बहुत गंभीरता वाला विषय नहीं हो पाता है कई बार, लेकिन सीमा ढाका ने इस समस्या को समझा। नौकरी के तय घंटों के बाद भी दिन रात जुटकर उन्होंने एक मिशन की तरह बच्चों को ढूंढना शुरू किया। सीमा ढाका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरू में उन्होंने 5-6 बच्चों को खोजा था। जब वो बच्चे अपने माँ बाप से मिले और उनके चेहरों पर खुशी देखी सीमा ने, वहाँ से प्रेरणा मिली कि जितने बच्चों को ढूंढा जा सके ढूंढा जाए। सीमा ने बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में दिल्ली से गायब हुए बच्चों को खोज निकाला। सीमा ढाका ने 76 बच्चों को ड्रग या देह व्यापार जैसे अपराधों की तरफ धकेले जाने से बचा लिया है। दूसरा नाम है फातिमा तहलिया, केरल के कोझिकोड से ताल्लुक़ रखती हैं, पेशे से हैं वकील। फातिमा केरल में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी एमएसएफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। एमएसएफ केरल की राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML का छात्र संगठन है। एमएसएफ की महिला विंग, जिसका नाम है हरिता, इससे जुड़ी कुछ लड़कियों ने संगठन के पुरुषों पर उत्पीड़न और अभद्रता का आरोप लगाया था। फातिमा तहलिया ने पीड़ित लड़कियों के पक्ष में आवाज़ उठाई, लेकिन पार्टी ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए हरिता को बंद कर दिया। हालांकि फातिमा पार्टी के दबाव में चुप नहीं रही तो ये मुद्दा उठाती रहीं। फिर महिला आयोग के निर्देशों पर पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई भी की, गिरफ्तारियां भी हुई।
एक रूढ़िवादी परिवार से आने वाली फातिमा अब महिला अधिकारों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। अपने समाज के भीतर महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए सुधारवादी विचार वो लोगों तक पहुंचा रही हैं। तीसरा नाम है मेघा राजगोपालन का। उइगर मुसलमानों को नजरबंद रखने वाले चीन के डिटेंशन कैंप्स में जाने वाली पहली पत्रकार हैं ये, और अपनी साहसिक रिपोर्ट्स के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली महिला हैं। मेघा राजगोपालन मूल रूप से तमिलनाडु की हैं, अभी लंदन में रहती हैं। पढ़ाई उनकी अमेरिका से हुई है। बसफीड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट करती हैं। मेघा ने चीन के शिनजियांग प्रांत के डिटेंशन कैंप में कैद उइगर मुसलमानों पर रिपोर्ट्स की एक सीरीज़ की है। मेघा की इन रिपोर्ट्स की बहुत तारीफ हुई। जब चीन की एजेंसियां पत्रकारों को उइगर मुसलमानों के कैंप तक नहीं जाने दे रही थी, तब मेघा ने वहां जाकर उनकी हालत दुनिया को दिखाई। इन रिपोर्ट्स के लिए ही मेघा को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया। तीसरी हैं ब्रिगेडियर SV सरस्वती। बतौर नर्स आर्मी में सेवा देने वाली महिला 3000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाने के ऑपरेशंस में शामिल रही हैं। ब्रिगेडियर SV सरस्वती को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार नर्सिंग में बेहतरीन सेवा देने वाली नर्सेस को दिया जाता है। ब्रिगेडियर सरस्वती आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से आती हैं। वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज MNS में 28 दिसंबर 1983 को कमीशन हुई। 35 साल से ज़्यादा वक्त तक उन्होंने सेना में काम किया। ऑपरेशन थिएटर्स में बतौर नर्स उन्होंने 3000 से अधिक आपातकालीन और लाइफ सेविंग सर्जरीज में हिस्सा लिया है। उन्होंने हज़ारों रेसिडेंट्स और नर्सेस को ट्रेन भी किया है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में 1000 से अधिक सैनिकों और उनके परिवारों को उन्होंने ट्रेन किया। उन्होंने रोगी शिक्षण सामग्री और कार्डियक सर्जरी के लिए इम्प्रोवाइज ड्रिप किट्स और घाव सीने के लिए धागे तैयार किए हैं, और इसीलिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया है। पांचवा नाम डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। कोरोना से शुरू होने के बाद से इनका नाम हमने खूब सुना है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन की बेटी है सौम्या। अभी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट हैं। कोरोना से दुनिया को कैसे निपटाना है, इसके बारे में WHO की जो भी गाइडलाइंस आती थी उसमें सौम्या स्वामीनाथन बड़ी भूमिका निभाती थी। जब दुनिया ने कोरोना के दौरान WHO की भूमिका पर सवाल उठाए तो सौम्या विश्वनाथन ने मजबूती से WHO को डिफेंड किया। डॉक्टर सौम्या बाल रोग विशेषज्ञ हैं और TB खत्म करने के अभियान में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। छठा नाम शिरीषा बंदला। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की महिलाओं में नया नाम जुड़ा है शिरीषा बंदला का। उन्होंने इस साल जुलाई में अमेरिकी कारोबारी रिचर्ड ब्रेंसन के साथ अंतरिक्ष यात्रा की। रिचर्ड ब्रेंसन वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं। रिचर्ड अपने साथ शिरीषा के अलावा 4 और लोगों को अंतरिक्ष यात्रा पर ले गए थे। शिरीषा का जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ था। 4 साल की उम्र में शिरीषा भारत से अमेरिका चली गई। टेक्सास के ह्यूस्टन में उनकी परवरिश हुई। शुरुआती पढ़ाई के दौरान ही उनका रुझान अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता गया। 2011 में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से उन्होंने एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। शिरीषा जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन आंखों में दिक्कत की वजह से उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। साल 2015 में उन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ज्वाइन की। यहाँ वो गवर्नमेंट अफेयर्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं और यहीं शिरीषा को बतौर रिसर्चर अंतरिक्ष में भेजा गया। 7वां नाम अवनी लेखरा। पैरालंपिक्स में भारत के लिए पहला गोल्ड लाने वाली 19 साल की निशानेबाज अवनी चल फिर नहीं सकती हैं। 9 साल से व्हीलचेयर पे हैं। व्हीलचेयर पर ही प्रैक्टिस की और टोक्यो में व्हीलचेयर से ही गोल्ड पर निशाना लगाकर पूरे भारत को गर्व करने का मौका दिया। टोक्यो पैरालंपिक्स में अवनी ने कुल 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। 2012 में जयपुर में एक कार हादसे में अवनी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। जान तो बच गई, लेकिन रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी और इस वजह से कमर के नीचे वाला हिस्सा सुन्न हो गया था। पैरों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब ये कभी अपने पैरों पर खड़ी होकर चल फिर नहीं पाएंगी। अवनी को अब पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजारनी थी। एक्सीडेंट के बाद अवनी पूरी तरह से टूट गई, चुप रहने लगी थी, डिप्रेस हो गई, इतनी कमज़ोर हो गई थी कि कुछ भी नहीं कर पाती थी। इस हालत से बाहर निकालने के लिए अवनी के पिता चाहते थे कि वो किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों ताकि उनका कहीं मन लगे। तीरंदाजी के लिए अवनी को लेकर गए, लेकिन प्रत्यंचा भी नहीं खींच पाती थी और फिर 2015 में पिता अवनी को शूटिंग रेंज लेके गए। ये खेल अवनी को जमा और ये सफ़र फिर 2021 में टोक्यो पैरालंपिक्स में पोडियम के बाहर खड़े होकर राष्ट्रगान बजवाने तक चला। 8वां नाम है रानी रामपाल। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। जिस तरह की पृष्ठभूमि से निकलकर रानी ने हॉकी में अपनी पहचान बनाई है वो मिसाल दिए जाने लायक है। रानी कुरुक्षेत्र जिले के शाबाद में जन्मी। पिता रामपाल तांगा चालक थे। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि रानी को दूसरों के घरों में काम करना पड़ता। अपने घर के पास की एकेडमी में बच्चों को खेलते देख रानी का मन भी हॉकी खेलने का होता, लेकिन उनके घर वालों की इतनी हैसियत नहीं थी कि उन्हें हॉकी का साजो सामान दिला पाते। तो उन्होंने 2T हॉकी स्टिक से खेलना शुरू किया। एक दिन एकेडमी के कोच की नज़र रानी पर पड़ी। कोच ने रानी के टैलेंट को प्लेटफॉर्म दिया और उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ उसने भारतीय हॉकी टीम को नई बुलंदी पर पहुंचाया।
अब आते हैं 9वें अंतिम लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाले नाम पे। आखिर में हम उस महिला की बात करना चाहते हैं जिनकी उपलब्धि शायद आपको ज़्यादा बड़ी ना लगे, लेकिन उनकी कहानी प्रेरणादायी है। आशा कंडारा। जुलाई 2021 से पहले इनका नाम हमने नहीं सुना था। राजस्थान के जोधपुर नगर निगम में एक सफाई कर्मचारी हैं। पति ने 8 साल पहले छोड़ दिया था, 2 बच्चों को पालना था, इसीलिए पैसे कमाने के लिए जो रोजगार मिला किया। लेकिन वो ये साबित करना चाहती थी कि पति के बिना भी एक महिला का वजूद है, उसकी स्वतंत्र पहचान है। पति के जुल्म सहने के बजाय वो अपना अलग रास्ता खुद भी बना सकती हैं। आशा कंडारा ने राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी की और 40 साल की उम्र में इस बार कामयाब हो गई। अब वो एक डिप्टी कलेक्टर हैं, ट्रेनिंग चल रही है। ऐसी कई और कहानियां हमारे बीच हैं। ये महिलाएं भी अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, किसी रूप में देवी भी हैं। मूर्तियों वाली देवी पूजने के साथ साथ हमें इन महिलाओं की भी उतनी ही कद्र और सम्मान करना चाहिए। महिलाएं किसी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं। अब बारी है कुकी राय की। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था कि क्या शाहरुख का बेटा होने की वजह से आर्यन के साथ ज़्यादा सख्ती बरती गई। 23% लोगों ने कहा हाँ और ना कहने वाले हैं 77%। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो करें। पोल के नतीजे हम दी ललन टॉप शो में इसी तरह दिखाएंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ कू करके बता सकते हैं। हम उसे भी द ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। विदा लेने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना। कानपुर में सजने वाला है दी ललन टॉप अड्डा का मंच सौरभ द्विवेदी के साथ। जहाँ होंगे नगर के नामचीन, सिटी के एक्सपर्ट और कला के और समाज के मर्मज्ञ। ललन टॉप अड्डा में शहर के लोकल और वोकल लोगों की कला को मंच मिलेगा। शहर के बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, युवाओं के मुद्दों पर बात होगी, फिर सौरभ के सवाल होंगे, आपके जवाब। सवाल के सही जवाब देने वालों को ललन टॉप की तरफ से मिलेगा एक खास तोहफा। तो कानपुर जाने वालों ललन टॉप अड्डा में ज़रूर शामिल हों। रहने वाले हैं तो ज़रूर से हों, अगर जा रहे हों तब तो हो ही हो। जगह और समय नोट कीजिए। 17 अक्टूबर दिन रविवार संध्या समय 5 बजे कानपुर के मोती झील पार्क पहुंच जाना है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और तब जब मुलाकात होगी तब आपके लिए होंगी खबरें और हमारे लिए होंगे आपके कमेंट्स। देखते रहिए दी ललन टॉप।